Hello students, today in this video we will learn about the organizing chapter. In this chapter we will learn about the organizing structure. What is organizing structure? Organizing structure क्या है? ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है organizing structures refers to the framework within which managers and operating tasks are performed. मतलब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमारा वो स्ट्रक्चर है जो एक फ्रेमवर्क को रेफर करता है, एक वर्किंग स्ट्रक्चर को रेफर करता है जिसके बेसिस पर एक मैनेजर और ऑपरेशनल टास्क जो भी होते हैं ऑपरेशनल टास्क होंगी वो सारी ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म की जाएंगी। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंडर जा करके जिसके बेसिस पर एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। उस फ्रेमवर्क में मैनेजर और ऑपरेशनल एक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है स्पेसिफाइज, यहाँ पे कहने का मीन्स क्या है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज। मतलब ये एक तरह से पीपल्स का पर्सन्स जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके और जो वर्क है उसके बीच में और जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए वो उन सारी चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप होगा। इसमें कह रहा है अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी डायनेमिक। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डायनेमिक नेचर का होना चाहिए सो दैट इट कैन चेंज एंड एडजस्ट एज पर सिचुएशंस और कंडीशंस, जिसके बेसिस पर वो जैसी सिचुएशन और जैसी कंडीशन क्रिएट हो उस सिचुएशन और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। कहने का मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि जिसके बेसिस पर जैसी भी सिचुएशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, एक बिजनेस के अंदर आ रही है, जिस तरह की भी कंडीशन बन रही है उस कंडीशन को इजीली हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो ये कॉल करता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। अब आती है बारी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का क्या महत्व है इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन ए बिजनेस। ठीक है, इसमें कह रहा है अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मीन्स क्या है कि जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होगा तो वो कहीं ना कहीं ये क्लियर करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली फ्लो कर रहा है, ये स्मूथ वे में वर्क करेगा एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। अब जो भी बिजनेस में टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उस टास्क को बेटरली कंट्रोल किया जाएगा। जो भी ऑपरेशन चल रहा है, जो भी बिजनेस में एक टास्क चल रहा है उस टास्क को बेटरली कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। कहने का मीन्स क्या है कि जब हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लियरली मेंशन करते हैं, सारी चीज़ों को क्लियरली प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर इट स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी बना देता है टू चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस की क्या के हर एक पार्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आगे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अलाउ करता है कोरिलेशन, आपस में एक दूसरे के साथ में सहसंबंध, एंड कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल, अमंग द ह्यूमन। अब कौन किन किन चीजों के बीच में, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो मेनली हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक टास्क को फुलफिल करने में हेल्प करती है। ये मेनली जो होती है ये हमारी तीन तरह की रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी, फिजिकल रिसोर्सेज होंगी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट अंडर ईच लेवल। मतलब ये क्लियर करता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि टॉप लेवल पे वर्क है या मिडिल लेवल पे है या लोअर लेवल पे है, या और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट अंडर ईच लेवल, हर एक लेवल के अंडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कि किस
सीनियर के अंडर, किस मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं। अब देखो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसका मीन्स क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। कहने का मीन्स क्या है, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट हमारा वो मैनेजमेंट है जिसके अंडर ये क्लियर होता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, या एक मैनेजर के थ्रू कितने नंबर ऑफ पर्सन्स को मैनेज किया जा सकता है, वो भी इफेक्टिवली। ऐसे नहीं कि मैनेज करने को हम 100 लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं और 100 लोगों को हम उसमें मैनेज कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें 100 लोगों को किस तरह से वो इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है या नहीं। अगर वो इफेक्टिवली 100 लोगों को मैनेज कर रहा है, इट मींस उसके अंदर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर नहीं कर रहा है तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। आगे कह रहा है, सो मैनेजर्स मस्ट कंसिडर दैट द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए हमेशा जब भी कोई मैनेजर वो लेके चलता है तो वो कंसिडर करता है किसको, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को, while क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है उस टाइम में मैनेजर्स हमेशा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन। अब स्पेन ऑफ मैनेजमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे हम स्पेन ऑफ मैनेजमेंट लेकर के चलेंगे, इस तरह से करेंगे। कैपेसिटी एंड, पहला पॉइंट है हमारा कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर्स। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है एक मैनेजर की कैपेसिटी पर एंड उसकी इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर। एक मैनेजर की इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितना कैपेबल है हर चीज को मैनेज करने में, या वो कितना इंटेलिजेंट है जिसके बेसिस पर वो इजीली सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ट्रस्ट ऑफ मैनेजर्स इन देयर एम्प्लॉयज। द ट्रस्ट ऑफ मैनेजर्स इन देयर एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, जो भी उसके एम्प्लॉयज, उसके अंडर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, वो एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट होना चाहिए, उन पर उसका फेथ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने अंडर वर्क करने वाले लोगों पर फेथ नहीं करेंगे तो हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट लेकर के नहीं वर्क कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम, हमारे माइंड में रहेगा कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उन कंडीशंस में हमें क्या होगा, हमारा माइंड कहीं ना कहीं इन सारी चीज निगेटिविटी में चला जाएगा। जब हमारा माइंड निगेटिविटी में चला जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। द एम्प्लॉयज इंटेलिजेंसी लेवल। अब उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज, अब जो जिनको हमने वर्क असाइन किया है, टास्क असाइन किया है, वो कितने इंटेलिजेंट है कि जो टास्क हमने असाइन किया वो किस वे में जाकर के उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे अंडर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज पर या सबऑर्डिनेट्स पर, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितने अपने आप में इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ जॉब्स। नेचर ऑफ जॉब्स मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये क्लियर करता है कि जो भी जॉब्स परफॉर्म की जा रही हैं वो किस तरह की हैं। अगर वो एक ही टास्क को बार बार, अब जैसे इसमें है क्या नाम है, हमने कहा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स तैयार करते हैं, ठीक है। जो हम कई सारे डिपार्टमेंट्स तैयार करते हैं तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करना होता है, हमें उन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हमें करना होता है कि ओवरऑल हर एक को स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है, हर एक को एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। अब एक ही डिपार्टमेंट में बार बार रोटेशन में वर्क करते रहते हैं। जब रोटेशन में वर्क होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि उस रोटेशन वर्क के बेसिस पर वो अपने आप में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो जब स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इजिली मैनेज हो जाएगा या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इजीली आ जाएगा। तो ये कहने का मीन्स है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो इन सारी चीजों के बेसिस पर किया जाता है, और उसके ये कुछ चीजें मेनली होती हैं जिसके बेसिस पर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल वर्क करता है।